कोई है? ओ आगे। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आप मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। त्रैमासिक परीक्षा आ चुकी है तो रियल पेपर के लिए ठोको ठोको ठोको, अरे वो सब्सक्राइब का बटन। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो अपन यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहे थे कक्षा 12वीं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक का 2022-23 जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसका अपन ने सुना है, मैंने सुना है कि पूरा पेपर क्वेश्चन बैंक से ही आएगा, त्रैमासिक का भी और अर्धवार्षिक का भी। इसलिए त्रैमासिक की बेहतरीन तैयारी के लिए तो हमें क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए पूरे क्वेश्चन इसी में से बनेंगे, क्योंकि जो पिछले क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं उनको भी मिला लिया गया है। तो हम देखने वाले हैं अध्याय 2 का हमने पहले डाल दिया है, अध्याय 1 डिलीट हो चुका है, अब अध्याय 3 का सोल्यूशन डालने वाले हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, बहुत लंबी देर हो गई वीडियो को, अभी तक नहीं आ रही है, तो वीडियो अब आ चुके और अब रेगुलर ही वीडियो आएगी, ठीक है। उसके बाद अपन कल अध्याय 3, 4 सभी अध्याय निपटा देंगे, ठीक है, बहुत जल्दी। तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चैनल को और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करके, ठीक है। और फटाफट से अब अपन देखने वाले हैं अध्याय 3 का सॉल्यूशन, जो अब अति लघु लघु उत्तरीय सभी प्रश्न हैं, इन सभी के अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं अति लघु। और यहाँ पर इन सभी की सही जोड़ी, रिक्त स्थान, सही विकल्प, इन सभी के सॉल्यूशन दिए हुए हैं। तो अपन अब सिर्फ मेन आंसर देखते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ, अपन देखने वाले हैं अध्याय 2 मानव जनन, इसका पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का, और बाकी के भी अपन सभी देखेंगे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पहला प्रश्न आता है शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। तो शुक्राणु जनन गोलाकार अचल व अगुणित शुक्राणु पृष्ठ कोशिकाओं का अचल सक्रिय शुक्राणु को में रूपांतरण शुक्राणु जनन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जा जो दूसरा आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोलता है, मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए। तो मानव शुक्राणु का आपको चित्र ये वाला बना लेना है पूरा, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। बेटा ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। आगे बढ़ते हुए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको लिखना है कार्पस ल्यूटियम एवं एक्रोसोम के कार्य। तो दोनों 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो दोनों का एक एक कार्य लिखना पड़ेगा। सबसे पहले देखते हैं कार्पस ल्यूटियम का कार्य। इसका कार्य, इसका मुख्य कार्य प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्रावण करना होता है। उसके बाद एक्रोसोम का कार्य, एक्रोसोम का सबसे मुख्य कार्य अंडाणु को सक्रिय करना होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 है जो अपना 4 का उत्तर आर्तव चक्र क्या है। तो आर्तव चक्र मादा प्राइमेटो जैसे बंदर, कपी, मनुष्य आदि में होने वाले जनन चक्र को आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल या सामान्य जनों की भाषा में मासिक धर्म या माहवारी कहते हैं। प्रथम ऋतु स्त्राव रजोधर्म मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत यौनारंभ पर शुरू होती है, जिसे रजोदर्शन मेनार्की कहते हैं। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 से 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। अतः सिंपल से आप लिख देना इतना, एक रजोधर्म से दूसरे रजोधर्म के बीच घटना चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5। प्रसव क्या है। प्रश्न क्रमांक 5 है प्रसव क्या है। प्रसव का जो है गर्भ की अवधि के पूरा हो जाने पर, तो इसका आपको आंसर लिखने है ना, थोड़ा अजीब आंसर है इस अध्याय के, तो इन सभी को आपके स्क्रीनशॉट कर लेना, ओके। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6 प्लेसेंटा के कार्य। प्लेसेंटा का मुख्य कार्य क्या होता है, 2 लिखने हैं। तो प्लेसेंटा का पहला कार्य, इससे प्लेसेंटा के बच्चे के लिए किडनी की तरह काम करता है। प्लेसेंटा बच्चे के लिए किडनी की तरह का काम करता है। ये खून बच्चे तक पहुंचने से पहले फिल्टर करके साफ कर देता है, ताकि बच्चे तक किसी प्रकार का कोई हानिकारक तत्व ना पहुंच सके। उसके बाद अपन आगे दूसरा दिया है, ये बच्चे के लिए फेफड़ों के तौर पर भी काम करता है, क्योंकि गर्भ में इसी के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन भी पहुंचती है। इसी की वजह से बच्चा माँ के गर्भ में जीवित रह सकता है, प्लेसेंटा की वजह से, ओके। उसके बाद अपना आता है क्वेश्चन नंबर 7 ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र बनाना है। तो ग्राफियन फॉलिकल का नामांकित चित्र आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए
नेक्स्ट में जो अपना आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आता है सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक लिखिए। तो सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक क्या है? सेमिनल प्लाज्मा इसे सामूहिक रूप से शुक्रिय प्रद्रव्य कहते हैं। शुक्राणु तथा शुक्रिय प्रद्रव्य मिलकर वीर्य बनाते हैं। तो इसके आप देख सकते हैं, पहला सेमिनल प्लाज्मा के मुख्य घटक फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। 8 ही हो चुके हैं, अपने 8 ही हैं इस अध्याय में। उसके बाद अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1 लघु उत्तरीय प्रश्न का। अभी अपन ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखे थे, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है? वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों पाए जाते हैं? ठीक है, तो अपन आप देख सकते हैं नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं जो एक्रोटोम में बंद रहते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए तापक्रम, शरीर के तापक्रम 2 डिग्री सेल्सियस कम होना आवश्यक है, अन्यथा क्या लिखा हुआ है? स्पर्मेटोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु के निर्माण की क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसी कारण वृषण का उदर गुहा के बाहर होना आवश्यक है। ओके, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आता है शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो शुक्राणु जनन प्रजनन अंगों के युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। जब युग्मक जनन की यहाँ पर ना लिखा हुआ है, युग्मक जनन की क्रिया वृषण डबल बार हो क्रिया वृषण में होती है तथा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। ओके, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है यहाँ पर जो क्या कुछ बात महत्वपूर्ण लिख दी है। शुक्राणु का निर्माण जनन उपकला द्वारा होता है और शुक्राणु जनन निम्नलिखित क्रियाओं में पूर्ण होती है। देखिए, पहले क्रिया क्या हो गई? द्विगुणन प्रावस्था। इसमें क्या होता है? वृषण में शुक्राणु नलिकाओं की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम से स्तरित होती है। कुछ जर्मिनल एपिथेलियम बड़े आकार की हो जाती हैं जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद अपन आता है वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थ का संचय करके बड़े आकार की होती है। ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट आता है परिपक्व प्रावस्था। ये लास्ट प्रावस्था होती है, लास्ट अवस्था। इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का 2 बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है जिससे गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। इस अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसके बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का दूसरा परिपक्व विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बनती हैं। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो ये आपकी शुक्राणु जनन की पूरी क्रिया जहाँ शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्राणु जनन में शामिल होने वाले हार्मोन, तो इसमें सिर्फ 2 हार्मोन भाग लेते हैं। जो फर्स्ट है अपना न्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH, और उसके बाद आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म मैंने दोनों लिख दिए, जो आपके आगे नीट वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद प्रश्न तीसरा है माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना गया है? तो आप देख सकते हैं नवजात शिशु के लिए माँ का दूध सबसे उपयुक्त भोजन माना जाता है क्योंकि कोलोस्टम्स दूध में मौजूद पीले रंग के तरल पदार्थ में कई एंटीबॉडी होते हैं जो नवजात शिशु के लिए प्रतिरोध विकसित करने के लिए बिल्कुल आवश्यक हैं। उसके बाद अपन आता है नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4। एक्टोडर्म, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग भाग लेते हैं? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एवं एंडोडर्म के द्वारा कौन से अंग बनते हैं? मतलब एक्टोडर्म किस अंग का निर्माण करते हैं और मेसोडर्म जो होता है वो किस अंग का निर्माण करता है, और जो एंडोडर्म होता है लास्ट वाला ये कौन से अंग का निर्माण करता है हमारे शरीर में? तो सबसे पहले एक्टोडर्म में इतने सारे अंगों का निर्माण करते हैं, लेकिन आपको 5 या 6 ही लिख लेना है। 5 से 6 ही आपको इसमें लिख लेना है, काम बन जाएगा। उसके बाद पहला है जो अपना इस स्थान में शरीर की अधिचर्म, तो तंत्रिका तंत्र लिख सकते हैं आप, कर्ण लिख सकते हैं, मुख, और जो भी है आप देख सकते हैं रेटिना, ग्रंथि, पीनियल, आँखें, आँख की कोर्निया, जो भी आपका एंडोडर्म करवाता है काम निर्माण करता है उन सभी को आप लिख लेना है 4-5। उसके बाद ऐसे ही आपको मेसोडर्म के भी 4-5 लिख लेना है। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं इसमें से आप लिख सकते हैं आप कंकाल,
दंड और उपांगीय कंकाल, उसके बाद रेखित, आरेखित तथा हृदयक तीनों पेशियां बनती हैं। उसके बाद वृक्क के जनाद, और उसके बाद आप लिख सकते हैं खून भी बन से खून का परिसंचरण भी होता है इसके द्वारा, मेसोडर्म के द्वारा। उसके बाद 4, 5, 6 आप लिख सकते हैं अपने इसके द्वारा, जो भी इसका जो निर्माण करता है मेसोडर्म। उसके बाद एंडोडर्म। एंडोडर्म में से क्या होता है? एंडोडर्म में इस जनन स्तर से शरीर में आहार नाल की आंतरिक उपकला, आमाशय तथा आंत्र ग्रंथियां और बाकी भी हैं, जो भी है क्या है, थाइमस ग्रंथि, फेफड़े जो भी है, और दूसरी संबंधित ग्रंथियों इत्यादि का निर्माण करता है। ठीक है, आपको इतना लिख लेना, 4-5 लिख के, और इत्यादि का निर्माण करता है, इतना लिख लेना। ठीक है, उसके बाद अपन आता है प्रश्न क्रमांक 5। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में 3 अंतर लिखना है। स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस में अंतर, ये जो है आपका ये है नर में होने वाला, ये तो सभी को पता होना चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस ये नर में होने वाली क्रिया है, और यह मादा में होने वाली क्रिया है ऊजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस नर मतलब पुरुष, और ऊजेनेसिस मतलब स्त्री, मतलब स्त्री में होती है, मादा में। ठीक है, उसके बाद आता है नर के जननांग के अंदर जो वृषण जाता है, अर्थात वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसके बाद मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना ऊजेनेसिस कहलाता है। मादा के अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होना ऊजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद अपना तीसरा आता है वृषण की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका के परिपक्वन से स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, और इसमें क्या देगा, अंडाशय की जर्मिनल एपिथेलियम कोशिका परिपक्व होकर प्राथमिक oocyte का निर्माण करती है। उसके बाद मैं एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, उसमें से भी आपको और भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 में अपना दिया है प्रश्न 6 का उत्तर, पुरुषों में होने वाले द्वितीयक लैंगिक लक्षण लिख लेना है, तो इसे आपको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, सबसे पहले तो आवाज़ भारी हो जाती है, पॉइंटों में ही लिखना है, पॉइंट में। ठीक है, उत्तर इसका आपको यहाँ से लिख लेना है, आवाज़ भारी हो जाती है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5, और उसके बाद अपन लिख के बाद यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक आयु में पूर्ण होता है। ठीक, 16 वर्ष की आयु में पूर्ण होता है, यहाँ तक आपको लिख लेना है। पूरे आंसर मिल जाएंगे, मतलब पूरे नंबर मिल जाएंगे आपका, इससे एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर हमारी वीडियो में से लिखोगे तो। अगर आप जीपीएस मीपीएस इन फालतू चीज़ों में से लिखोगे तो आपको गारंटी है उसमें सब उल्टे सीधे आंसर लिखे होती हैं, कुछ भी उसमें नंबर नहीं मिलने वाला। ठीक है, जो हम बताएंगे वही आपको लिखना है आंसर में, ताकि आपको पूरे में से भाई पूरे नंबर मिले। ठीक है, उसके बाद आता है जो जीपीएच आती हैं, उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा, तो मैं नकारात्मक नहीं हूँ, बस सच्चाई बता रहा हूँ। उसमें आंसर गलत सलत दिए रहती हैं, और यही जो क्वेश्चन बैंक आती है, जो इसी में भी कुछ सही विकल्पों के आंसर भी गलत दिए हुए हैं, तो मैं नकारात्मक नहीं हूँ, बट सच्चाई बता रहा हूँ। उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर अन्नजनन क्या है? अन्नजनन की क्रिया को संक्षिप्त में समझाइए। अन्नजनन क्या होता है? अन्नजनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होना अन्नजनन कहलाता है। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है, यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला था प्रोलिफरेशन प्रावस्था। इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिका विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाती है, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर ओगोनियम बना देती है। ओके, उसके बाद अपन आगे बताएं वृद्धि प्रावस्था। इसमें क्या होता है, इस प्रावस्था में ओगोनिया आकार में बढ़ जाती है, जिससे प्राथमिक oocyte कहते हैं। इस क्या है, इसमें क्या होता है, सिर्फ इतना ही लिख सकते हैं आप, इतना भी लिख सकते हैं। इस प्रावस्था में ओगोनिया आकार में बढ़ जाती है। पहली प्रावस्था में ओगोनिया का निर्माण हो जाता है, दूसरी में यह बढ़ जाती है, और अब तीसरी में जो भी होता है आप देख सकते, परिपक्वन प्रावस्था तीसरी है, परिपक्वन प्रावस्था में प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, जिसमें से छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte कहते हैं। बाद में द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक oocyte में से फिर असमान विभाजन होता है, जिससे बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय काय कहते हैं। तो इससे आपका जो पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अपना कौन सा क्वेश्चन आता है, प्रश्न क्रमांक 8। तो प्रश्न क्रमांक 8 में स्त्री जनन तंत्र का चित्र बनाना है, तो इसे आपको अच्छे से मैं आपको बनाना ही सिखा देता हूँ, कैसे बनाया जाता है चित्र। ठीक है, बिल्कुल सरल, बिल्कुल है सरल आंसर ये चित्र बनाना, तो आप बना सकते हैं। ठीक है,
चलिए मैं आपको सिखाता हूँ बनाना, और इनके नामकरण का नाम भी सिखाऊंगा कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। ठीक है, आप देख लेना। ठीक, ओके, चलिए देखते हैं। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन देखिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अभी तक ये नहीं आया है, इसका मतलब इस बार आएगा। इम्प्लांटेशन क्या है, परिभाषित करिए। परिभाषा, इसकी परिभाषा लिखना। इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। तो इसे आपको अभी इतना ही याद रखिए कि इम्प्लांटेशन वह क्रिया है जिसमें गर्भाशय की भित्ति से ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ओके, उसके बाद इसके आगे इतना ही अभी तक मैंने लिखा है, और इसके आगे का मैं बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हम आपको आगे भी बता देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 10। तो उस प्रश्न क्रमांक 10 क्या दिया हुआ है? प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर, शुक्राणु जनन किस प्रकार होता है? रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो शुक्राणु जनन प्रजनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। प्रजनन अंगों में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। जब युग्मनज की क्रिया वृषण में होती है, तथा शुक्राणु का निर्माण होता है, तब इसे शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण जनन उपकला द्वारा होता है। शुक्राणु का निर्माण जनन उपकला द्वारा होता है। उसके बाद ये चित्र आपको बनाना होगा, तो चित्र भी आपको ऐसा का ज्यों का त्यों ही बनाना है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं शुक्राणु जनन क्या देगा? शुक्राणु जनन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। तो शुक्राणु जनन सबसे पहले आती है द्विगुणन प्रावस्था। द्विगुणन प्रावस्था में क्या होता है? वृषण में शुक्राणुओं नलिकाओं की दीवार जर्मिनल एपिथेलियम से स्थिरित होती है। कुछ जर्मिनल एपिथेलियम बड़े आकार की हो जाती हैं, जिसे स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। जर्मिनल एपिथेलियम में समसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटोगोनियम का निर्माण होता है। उसके बाद आता है वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में क्या होता है? इसमें थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगती है। इस प्रावस्था में स्पर्मेटोगोनियम भोज्य पदार्थ का संचय करके बड़े आकार की हो जाती है, जिसे प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। उसके बाद आता है परिपक्व प्रावस्था। परिपक्व प्रावस्था में क्या होता है? इस प्रावस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का 2 बार विभाजन होता है। प्रथम विभाजन अर्धसूत्री होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या कम रह जाती है। इन अगुणित कोशिकाओं को द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट का दूसरा परिपक्व विभाजन होता है, जिससे 4 कोशिकाएं बनती है। इन कोशिकाओं को स्पर्मेटिड कहते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड 4 शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। इन 4 स्पर्मेटिड से 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक, उसके बाद इन सभी को आपको लिख लेना है। ओके, उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है शुक्राणुओं में शामिल होने वाले हार्मोन, जो आपको लिख लेना है। इसका
इसका शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म, ठीक। उसके बाद अपन देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 11, हमारे समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिलाओं को दिया जाता है, बताइए क्यों सही नहीं है। तो वैज्ञानिक तरीके से इसे लिखना होगा, ठीक है। शिशु का विकास नर व मादा युग्मक के संलयन मतलब निषेचन, शिशु का विकास नर व मादा युग्मक के निषेचन से बने युग्मनज से होता है। मनुष्य में लिंग का निर्धारण निषेचन के समय ही हो जाता है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र XX प्रकार के होते हैं, अतः स्त्रियां केवल एक ही प्रकार के मादा युग्मक अंड कोशिका बनाती हैं। सभी अंड कोशिकाओं में गुणसूत्र 22+X होते हैं, अर्थात महिलाएं समयुग्मजीव होती हैं। पुरुषों में XY प्रकार के लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, अर्थात पुरुषों के आधे शुक्राणुओं में गुणसूत्र 22+X तथा आधों में 22+Y होते हैं, अतः पुरुष विषम युग्मजीव होते हैं। अंड कोशिका का निषेचन अगर पुरुषों के X प्रकार के गुणसूत्र शुक्राणु द्वारा होता है तो लड़की होगी। क्या है? अन्य कोशिका का निषेचन अगर पुरुषों के X प्रकार के गुणसूत्र शुक्राणु द्वारा होता है तो लड़की होगी, जबकि अन्य कोशिका के Y प्रकार के शुक्राणु से निषेचित होने पर लड़की होती है, ठीक है, लड़की का जन्म होता है। उसके बाद आगे है स्त्री हमेशा समान अंडाणु का योगदान करती है। पुरुष द्वारा निर्मित शुक्राणु ही युग्मनज का आनुवांशिक संगठन निर्धारित करते हैं, अतः लड़कियों को जन्म देने के लिए महिलाओं को उत्तरदायी मानना तथ्यपरक नहीं है। उसके बाद अर्थ आते हैं वैज्ञानिक रूप से गलत है, ठीक है। इसे आपको पूरा आंसर लिख लेना है, 100% सही हो जाएगा। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12, अन्न जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझाइए। तो अन्न जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंडाणु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला था पॉलीफ्लोरेसिस। तो चलिए इसका मैंने आंसर आधा ही लिखा और आगे भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, अन्न जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है। ये निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। पहला जो अपनी याद आ जाती है, क्या है पहला? प्रोलिफरेशन प्रावस्था में क्या होता है? इस प्रावस्था में अंडाशय के जनन स्तर की कोशिका विभाजित होकर कोशिका गुच्छ बनाते हैं, जिसे पुटिका कहते हैं। पुटिका की एक कोशिका बड़ी होकर ओगोनियम बना देती है। उसके बाद होता है वृद्धि प्रावस्था। इस प्रावस्था में ओगोनिया आकार में बढ़ जाती है, जिसे प्राथमिक oocyte कहते हैं। तीसरा आता है परिपक्वन प्रावस्था। इस प्रावस्था में प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री विभाजन होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन असमान होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका को द्वितीयक oocyte तथा छोटी कोशिका को ध्रुवीय काय कहते हैं। द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन में द्वितीयक oocyte में फिर से असमान विभाजन होता है, जिसमें से बड़ी कोशिका अंडाणु का निर्माण करती है। शेष बनी तीनों छोटी कोशिकाओं को ध्रुवीय काय कहते हैं। तो ये और उसके बाद इतना लिखने के बाद आपको यह चित्र बनाना है। क्वेश्चन 12वें का आंसर ये रेखा चित्र भी बनाना है हमें। रेखा चित्र डालकर आपको ये वाला चित्र है जो आपको डायग्राम सा बना देना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, क्या आता है? अपन ने सभी ने आता 10 11वां देख लिए। लड़कियों मतलब समाज में लड़कियों को जन्म देने का दोष महिला को दिया जाता है, ये डाला देख लिया। उसके बाद अन्न जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र द्वारा समझ लिया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13, शुक्र जनन से अन्न जनन किस प्रकार भिन्न है? मतलब शुक्र जनन या अन्न जनन, इसे आप इसको पॉइंट में डालकर लिख सकते हैं, या फिर इनमें आपको क्या कहना है, अंतर लिखना है। शुक्र जनन और अन्न जनन किस प्रकार भिन्न है, मतलब इसमें अंतर लिख लेना है। तो चलिए एक तरफ डाल लेते हैं अपन शुक्र जनन और एक तरफ डाल लेते हैं अन्न जनन, ठीक है। तो इनके अपन आंसर देखते हैं शानदार तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शुक्र जनन और अन्न जनन में अंतर। शुक्र जनन सबसे पहले दोनों की परिभाषा देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन, ठीक है। तो परिभाषा क्या है? शुक्राणु निर्माण करने की प्रक्रिया शुक्र जनन कहलाती है और अंडाणु निर्माण करने की प्रक्रिया अन्न जनन कहलाती है, ठीक है। उसके बाद अपने जो फर्स्ट आता है अंतर, यह क्रिया वृषण में होती है लेकिन यह क्रिया अंडाशय में होती है। इसमें शुक्राणुओं की संख्या अधिक होती है, इसमें सिर्फ एक माह में एक ही अंडाणु बनता है। और तीसरा, इसमें एंड्रोजन हार्मोन भाग लेता है, इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन भाग लेता है।
उसके बाद अपना नेक्स्ट है, इसमें ध्रुवीय इकाई नहीं बनते हैं, इसमें ध्रुवीय इकाई बनते हैं। ठीक है, ये जो आप इस सभी का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपन ने इसके आंसर देख लिए हैं। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है 14वां, एक माह में मानव अंडाशय से कितने अंडे निकलते हैं? यदि माता ने समरूप जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है तो आप क्या सोचते हैं कितने अंडे विमोचित हुए होंगे? तो देखिए अब इसका आंसर अपन भी देते हैं, देखते थोड़ा डिटेल में। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं 14वें का आंसर। देखिए 14वें का आंसर आता है, मानव अंडाशय से एक माह में प्रायः एक ही अंड कोशिका मोचित होती है। मानव अंडाशय से एक माह में प्रायः एक ही अंड कोशिका मोचित होती है। ठीक, उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं समरूप जुड़वा। इसके बाद अपन आपको समरूप जुड़वा को जन्म देने वाली माँ में भी एक अंडे मोचित होता है। समरूप जुड़वा बच्चे युग्मनज अथवा प्रारंभिक भ्रूण के 2 बराबर भागों में बंटने से बनते हैं। प्रत्येक भाग गर्भाशय के एक प्लेसेंटा पर विकसित होता है। एक ही युग्मनज से विकसित होने के कारण इनका रंग, रूप, लिंग व आनुवंशिक संगठन समान होता है। उसके बाद अपन देख सकते हैं आगे, इन्हें एक युग्मक मोनोजाइगोटिक ट्विन कहा जाता है। यदि जुड़वा बच्चे द्विअंडज यमज हैं तो प्रश्न का उत्तर बदल जाएगा। यदा कदा मानव अंडाशय से एक से अधिक अंड कोशिका मोचित होती है। प्रत्येक अंड कोशिका अलग अलग शुक्राणु द्वारा निषेचित होकर गर्भाशय में अलग अलग बढ़ती है। उसके बाद आता है, इस प्रकार के जुड़वाओं का रंग, रूप, लिंग व आनुवंशिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। यह नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स या द्वियुग्मज कहलाते हैं। ठीक है, द्वियुग्मकी क्या लिखा है, द्वियुग्मनजी युग्मक कहलाते हैं जुड़वा बच्चे। ओके, उसके बाद अपन इसका पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना और लिख भी लेना है। तो यहाँ से अपन ने सारी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन देख लिया, मतलब अध्याय नंबर कौन से का सॉल्यूशन देख लिया अपन ने। तो अध्याय 3 अपना समाप्त होता है, मानव जनन। तो मानव जनन अपना समाप्त होता है, इन सभी के अपन ने देख लिए। और अगर आपके सही विकल्प के आंसर चाहिए तो क्वेश्चन बैंक के लास्ट में मिल जाएगा। ओके, और उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय, इन सभी के अपन ने देख लिए, सभी निपटा दिए। उसके बाद आता है अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, तो अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगर वीडियो आ जाएगी तो मैं स्क्रीन पर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर से आप क्लिक करके सीधे जा सकते हैं अध्याय 4 पर। और अध्याय 2 हम सॉल्यूशन करवा चुके हैं फुल। इसके पहले एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं बायोलॉजी की। और उसके बाद उसके पहले अध्याय 1 डिलीट हो चुका है। अध्याय 4 के लिए चैनल के साथ बने रहना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।